हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज का मेरा टॉपिक है दैट इज़ अ एक्सरसाइज रिलेटेड विद द हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। लास्ट जो मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कंप्लीट जो चैप्टर था हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री का वो मैंने कंप्लीट करवा दिया था। दैट चैप्टर इज़ रिलेटेड विद द पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लास 8 का एसएसटी की बुक का मैंने ये चैप्टर लिया था रिलेटेड विद द हिस्ट्री। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़ में हमने कंप्लीट चैप्टर कर लिया था। अब हम इसकी करेंगे मेन एक्सरसाइज, जिसमें हम बेसिकली करेंगे इसके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए या शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड ट्रू फॉल्स, लाइक ऑल दीज थिंग्स वी विल कवर अप इन दिस वीडियो। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। बट बिफोर दैट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लेकर आएगी रिलेटेड विद द हिस्ट्री। तो चलिए, लेट जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज़ द राइट डाउन द 2 रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो था वो पतन, मीन्स वो डिक्लाइन होना, ख़त्म होना, वो क्यों स्टार्ट हो गया था, मीन्स वो अलोप क्यों हो गई थी। ठीक है, बेसिकली इसके मीन्स काफ़ी सारे रीजंस हैं। ठीक है, बट दो जो इम्पॉर्टेंट रीजंस है, द 2 मेन रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज गिवन बिलो, एंड द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द एवोल्यूशन ऑफ नेटिव प्रिंसिपल्स princely states. Evolution of native princely states. अब इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली कि उस समय क्या था कि ब्रिटिश राज हो चुका था। ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे, जब वो उन्होंने इंडिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, ब्रिटिश राज हो चुका था, देन उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स का, नेटिव प्रिंसली स्टेट्स का एवोल्यूशन कर दिया था। मीन्स अब नेटिव प्रिंसली स्टेट्स को ख़त्म कर दिया था। पहले क्या होता था कि जो नेटिव स्टेट्स जो थी वो मोस्टली डिपेंड करती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। कैसे कि जब किंग जो होता था और जो उसके फैमिली मेंबर्स जो होते थे, वो जितने भी प्रोडक्ट्स जो वो यूज़ करते थे रिलेटेड विद उनके, जो से कोई गार्लैंड्स हो गई या उनके कोई ऑर्नामेंट्स हो गए या कोई उनके कपड़े वगैरह हो गए या उनके कोई फुटवेयर हो गए, मीन्स ऑल दीज थिंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो कहाँ पर तैयार करवाई की मीन्स कहाँ पर तैयार की जाती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब ब्रिटिश राज हो गया था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, नेटिव स्टेट्स का एबोलिशन कर दिया था, मीन्स नेटिव स्टेट्स को ख़त्म कर दिया था। अब जिसके कारण क्या हुआ कि अब नेटिव स्टेट्स नहीं रहेंगी। ठीक है, अब जो किंग्स वगैरह हैं वो अपना जो सामान जो है वो कारखानों से बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, जिससे क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देन सेकंड जो है मेन रीजन आता है दैट इज द हाई रेट ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज। हाई रेट ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज, कमोडिटीज मीन्स कोई भी वस्तु या कोई भी आर्टिकल जो तैयार किया जाता था इन इंडस्ट्रीज में। ठीक है, उनका जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था एज़ कम्पेयर टू जो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज होती थी, उनमें उनका रेट कम होता था। मोरोवर उनकी अगर हम क्वालिटी की बात करें वो ज़्यादा अच्छी होती थी मशीन की एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। तो चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इट इज़ कि वाई द गुड्स मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एक्सपेंसिव इन इंडिया। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्मॉल स्केल कमोडिटीज़ जो थी, जितने भी आर्टिकल बनाए जाते थे इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, उनका जो रेट था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। वो एक्सपेंसिव क्यों थे? तो इसका आंसर क्या आएगा कि द गुड्स मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर एक्सपेंसिव इन इंडिया बिकॉज मोर लेबर वॉज नीडेड टू प्रिपेयर दैम। क्योंकि इसमें क्या था, इसमें लेबर ज़्यादा लगती थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ऑन द अदर हैंड मशीन बेस्ड जो गुड्स होते थे वो काफ़ी ज़्यादा चीप थे, मीन्स उनका जो रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम था एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, मोरोवर अगर हम उनकी क्वालिटी की बात करें, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जो क्वालिटीज़ होती थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी जितने की मशीन बेस्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो इस ये क्यों एक्सपेंसिव होते थे? एक तो इनमें लेबर ज़्यादा लगती थी, सेकेंडली ये काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक्सपेंसिव होते थे। ठीक है, अगर हम मशीन बेस की बात करें वो काफ़ी ज़्यादा चीप होते थे।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अब हम करेंगे कि वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री वाज सेटअप। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बताया कि नहीं बताया। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी, मींस जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ तो वेरियस जो थी इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्रीज़, वो सेटअप की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, अपना काम निकलवाने के लिए। सो कॉटन इंडस्ट्री जो थी वो बेसिकली एस्टैब्लिश की गई थी इंडिया में इन 1853 इन बॉम्बे। बॉम्बे में फर्स्ट जो थी कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी। इसके बाद जो था काफ़ी सारी कॉटन मिल जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी, वहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर कॉटन की, मीन्स जहाँ पर कॉटन को उगाया जाता था उसके आसपास इसकी काफ़ी सारी मिल्स जो थी, कॉटन टेक्सटाइल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी, लाइक जैसे अहमदाबाद हो गया, नागपुर हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा वेरियस 59 कॉटन मिल्स जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी इन 1879 में। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कॉटन इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप की गई थी, दैट वाज इन बॉम्बे इन 1853। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट जूट इंडस्ट्री वाज सेटअप इन इंडिया। अगर आपने मेरा पिछला जो मेरी वीडियो है अगर आपने अच्छे तरीके से ध्यान से अगर सुनी हो तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि जूट इंडस्ट्री जो थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अपना लिंक जो है इस वीडियो में डाल दूँगी, आप कंप्लीट जो है वो इस चैप्टर को देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आपको मैं इसका आंसर मेन बता देती हूँ कि जो फर्स्ट जूट इंडस्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी 1854 में एट सहारनपुर इन बंगाल। बंगाल में जो थी सहारनपुर इन बंगाल में फर्स्ट जूट इंडस्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इन 1854। रिमेंबर दैट, डोंट कंफ्यूज कि 1853 में हुई थी कॉटन इंडस्ट्री जो बॉम्बे में थी, 1854 में की गई थी जूट इंडस्ट्री जो बंगाल सहारनपुर में थी, ठीक है। देन यूरोपियन जो थे उनकी ज़्यादा मोनोपोली थी इसके ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक है। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्री जो थी जूट की वो खोली गई थी इन बंगाल में, ठीक है। जूट इंडस्ट्री बेसिकली इसमें क्या बनाया जाता था, जैसे मैट्स वगैरह हो गए या बोरियां टाइप जैसे कुछ हो गए, सैक्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो थी वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारा आता है कि वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट कॉफ़ी गार्डन वाज सेटअप। जो कॉफ़ी गार्डन जो था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द साउथ इंडिया इन 1840। 1840 के आसपास ये जो था कॉफ़ी गार्डन जो था मींस वो एस्टैब्लिश किया गया था साउथ इंडिया की तरफ, साउथ इंडिया की तरफ ये एस्टैब्लिश किया गया था। जैसे लेटर ऑन ये एस्टैब्लिश किए गए थे मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी, मालाबार एरियाज, मीन्स इन एरियाज में भी जो थे कॉफ़ी गार्डन जो थे एस्टैब्लिश किए गए थे। बट स्टार्टिंग जो इसकी हुई थी वो साउथ इंडिया से हुई थी, ठीक है। बट जो कॉफ़ी गार्डन जो थे वो इतने ज़्यादा मीन्स सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इंडिया में बिकॉज ऑफ द ब्राज़ीलियन कॉफ़ी, क्योंकि ब्राज़ीलियन कॉफ़ी की जो क्वालिटी जो थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन कॉफ़ी के मीन्स बराबर वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ब्राज़ीलियन कॉफ़ी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसी के कारण जो था उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी और इंडिया में जो कॉफ़ी गार्डन थे उसकी मीन्स इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी। देन नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन आता है कि वेयर एंड व्हेन द फर्स्ट टी गार्डन वाज सेटअप। जैसे कॉफ़ी गार्डन एस्टैब्लिश किया गया था, सिमिलरली जो टी गार्डन जो थे वो एस्टैब्लिश किए गए थे। सो इसका आंसर है कि द फर्स्ट टी गार्डन इन इंडिया वो सेटअप इन असम इन 1852 में। इसके काफ़ी सारे बगीचे जो थे वो मीन्स एस्टैब्लिश किए गए थे, ठीक है, ठीक है। देन ये कहा जाता है कि इन 1920 से
इसकी जो प्रोडक्शन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई थी। ठीक है, राउंड अबाउट 7 लाख हेक्टर एरिया जो था वो इसके अंडर आता था, टी की प्लांटेशन के अंदर। ठीक है, लेटर ऑन इसके जो थे मींस इसके गार्डन जो थे वो सेटअप कर दिए गए थे कांगड़ा और नीलगिरी में। जैसे कॉफ़ी के गार्डन्स वेरियस एरियाज में मेन सेटअप कर दिए थे, इसी तरह टी के गार्डन्स भी वेरियस जगह पर इन्होंने सेटअप कर दिए थे। तो बेसिकली इसकी जो स्टार्टिंग जो हुई थी डेट वाज फ्रॉम दी असम इन 1852 में। चलिए नेक्स्ट 7th क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो चलिए अब यहाँ से जो है बेसिकली थोड़े मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 7th 8th 9th एंड 10th। जो फर्स्ट टू 6 क्वेश्चन थे वो थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप थे। अब जो है वो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली क्या आएगा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी इसके एक मेन पॉइंट बता चुकी हूँ कि डिक्लाइन क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ द एब्लिशन ऑफ द नेटिव प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, हाई रेट्स ऑफ कमोडिटी। अब हम उसके पॉइंट्स को इलेबोरेट करेंगे वो कैसे हुए थे। तो सबसे पहले आता है कि एवोल्यूशन ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट। जैसे मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ ये क्या था, कैसे हुआ था। अब मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ इन डिटेल मैनर कि ब्रिटिशर्स ने अबॉलिश किया था, ब्रिटिशर्स अबॉलिश मैनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो किंग्स थे और उनकी फैमिली मेम्बर्स थे यूज टू यूज़ द थिंग्स मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में बनाए जाने जो प्रोडक्ट थे वो ही यूज़ किया करते थे। अब ब्रिटिश राज हो चुका था। ठीक है, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर कर लिया था, जिसके कारण क्या होता वो अब वो कोई भी सामान जो था वो मीन्स उन्होंने कोई भी सामान बनाने की जैसे बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो कारखाने में जो लोग बनाते थे, जिसके कारण क्या होता है उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। देन नेक्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हाई रेट ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज। हाई रेट ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज। कमोडिटीज बेसिकली क्या होता है मीन्स कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रोडक्ट जो उसकी कोई भी आर्टिकल अगर हम किसी की बात करें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आता है कि द रेट्स ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज वर हाई। स्मॉल स्केल कमोडिटीज के जो रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। क्यों हाई थे? क्योंकि उसमें लेबर ज़्यादा लगती थी, उसमें लेबर ज़्यादा लगती थी। ऑन द अदर हैंड जो कमोडिटीज़, जो प्रोडक्ट, जो भी आर्टिकल जो मशीन से बनाए जाते थे वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे। ठीक है, सो लोगों ने ज़्यादा प्रेफर क्या किया, दे डिडंट बाय द थिंग्स मेड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसी के कारण स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी दे आर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। क्योंकि अगर आप खुद अगर बात करो, अगर आप कुछ भी कोई चीज़ मार्केट में से लेने जाते हो, ठीक है, अगर आपको 2 शॉप्स में अगर आपने पता किया है, एक शॉप में आपको काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर मिला है और वही सेम चीज़, वही सेम क्वालिटी की चीज़ अगर आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ उससे ज़्यादा आपको मीन्स थोड़ी चीप क्वालिटी मीन्स थोड़ी चीप रेट पर मिल जाए, तो आप मोस्टली यही प्रेफर करोगे कि आप चीप वाला लोगे, जो सस्ते वाला होगे। इसी तरह क्या हुआ था कि जब जो मशीन बेस्ड प्रोडक्ट जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चीप होते थे। ठीक है, अगर हम उनकी क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी अच्छी होती थी उनकी। बट ऑन द कंट्रेरी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो छोटे छोटे कारखानों में चीज़ें बनाई जाती थी उसमें मेहनत, उसमें लेबर जो थी वो ज़्यादा लगती थी और उसका रेट जो था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। इसी के कारण जो था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई थी। देन नेक्स्ट थर्ड जो है इसका इम्पोर्टेंट आता है दैट इज़ द बेटर फिनिशिंग ऑफ द मशीन मेड गुड्स। अब इसमें बेसिकली मेन किसके बारे में बात की है कि जो चीज़ें फिनिशिंग मीन्स जो क्वालिटी की अगर हम इसमें बात की गई है कि जो क्वालिटी उन चीज़ों की जो आर्टिकल्स की बनाई जाती थी मशीन बेस्ड जो होती थी उनकी क्वालिटी की ज़्यादा अच्छी होती थी देन द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता था, हाथों से काम किया जाता था, उसमें मशीन बेस्ड कुछ भी नहीं होता था। जिससे क्या था कि उनकी जो फिनिशिंग जो थी मशीन की वो काफ़ी अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू जो हाथ से बनाए जाते थे। इसीलिए
जो इंडियन थे, इसीलिए जो इंडियन थे दे प्रेफर मशीन मेड गुड्स, जिसके कारण क्या होता कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी दैट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। सो ये थे बेसिकली मेन रीजंस। ठीक है, जैसे एब्रिशन हो गया नेटिव प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है, हाई रेट ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज एंड बेटर फिनिशिंग ऑफ मशीन मेड गुड्स। देन इसके अलावा वेरियस और भी ज़्यादा इसके रीजंस हैं, जैसे न्यू जनरेशन जो थी उसने दे डिडंट लाइक द गुड्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाए जाते थे। आप ये भी पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, वैसे इतने पॉइंट जो है आपके लिए सफिशिएंट है। आप इसमें से 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट उसके साथ एक्सप्लेनेशन ज़रूर चाहिए। जैसे मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, ठीक है, इसमें से आप कोई भी एनी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, बट अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। देन इसके अलावा और क्या रीज़न था कि काफ़ी ज़्यादा जो रॉ मटेरियल जो था वो इंडिया से इंग्लैंड की तरफ एक्सपोर्ट किया जा रहा था। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल था, जो कच्चा माल जो था, वो सारा का सारा इंग्लैंड एक्सपोर्ट किया जा रहा था। तो ये है बेसिकली मेन रीजंस रिगार्डिंग द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया जो 19th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है डेट इज दी, अब हम करेंगे राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। अब जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जब डिक्लाइन हुआ था तो मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री आई थी, जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज आई थी। ठीक है, उस इंडस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस, क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, जूट इंडस्ट्री हो गई, टी प्लांटेशन इंडस्ट्री हो गई, कॉफ़ी प्लांटेशन इंडस्ट्री हो गई, इंडिगो इंडस्ट्री हो गई, कोल माइनिंग, लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी। उन सारी इंडस्ट्रीज का क्या इम्पैक्ट पड़ा था सोसाइटी के ऊपर, लोगों के ऊपर, तब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, उसका इम्पैक्ट पड़ा था दैट हैड इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक एंड द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की आर्थिक और लोगों के सामाजिक ढांचे में मीन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट पड़ा था इन इंडस्ट्रीज का। वो कैसे पड़ा था कि इन इंडस्ट्रीज के आने के बाद 2 टाइप ऑफ क्लासेस जो थी वो इमर्ज हो गई थी। 2 तरह की क्लासेस आई थी। वो कौन कौन से थी? एक तो हो गई कैपिटलिस्ट, ठीक है, दूसरी हो गई वर्कर क्लास जो काम करते थे। कैपिटलिस्ट हो गए मीन जो हेड होते थे, ठीक है, वर्कर्स हो गए जो उनके अंडर काम करते थे। सो 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस जो थी वो इमर्ज मीन्स उनका उत्पतन, मीन्स उनकी इमर्ज, जैसे आप कह सकते हो कि वो 2 तरह की क्लासेस जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। एक कैपिटलिस्ट हो गए, एक वर्कर्स हो गए। ठीक है, कैपिटलिस्ट बेसिकली क्या करते थे? कैपिटलिस्ट जो थे that started the maximum exploitation of the workers, वो वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे, मीन्स उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी बनाते थे। मोरोवर दे वर फोर्स टू वर्क मोर, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया जाता था कि वो काम ज़्यादा करें, बट वर पेड लेस, पर उन्हें जो इनकम मिलती थी, जो उन्हें पैसे मिलते थे, दैट वॉज क्वाइट लेस। मीन्स उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम जो था वो ज़्यादा करवाया जाता था, बट उन्हें जो उनकी पेमेंट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलती थी। इसी के कारण दैट्स वाई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स, उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स जो थे वो इम्प्लीमेंट करवाए थे, ताकि उनकी कंडीशन जो है वो मीन्स बेटर हो सके, उनकी कंडीशन में कुछ सुधार आ सके। सो इस चीज़ का क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ा था कि इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ जो लोगों की थी वो टोटली चेंज हो गई थी। क्यों? क्योंकि 2 तरह की जो क्लासेस जो थी उसका उत्पतन हुआ था, मीन्स 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस वर इमर्ज। वो कौन से थी? कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। ठीक है, कैपिटलिस्ट जो थे वो बेसिकली वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट करते थे, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली मीन्स उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक करते थे। ठीक है, और उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाते थे,
बट उन्हें जो पेमेंट जो थी वो काफ़ी कम देते थे। इसी के कारण वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया था, वेरियस टाइप्स ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स बनाए थे ताकि वर्कर्स की कंडीशन में कुछ बेटरमेंट हो सके। चलिए नेक्स्ट अब हम 9th क्वेश्चन करेंगे, दैट इज अबाउट दी राइट अ नोट अबाउट इंडिगो इंडस्ट्री। लाइक मॉडर्न इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की थी, उसमें से एक इंडस्ट्री थी इंडिगो इंडस्ट्री। इंडिगो इंडस्ट्री जो थी वो बेसिकली स्टार्ट की गई थी। द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो स्टार्टेड इन बंगाल एंड बिहार, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। इसकी जो प्रोडक्शन थी वो स्टार्ट की गई थी। इसमें क्या था, बेसिकली मींस लोगों को ज़बरदस्ती फोर्सफुली उनसे मींस इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड थी, नील की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी, ठीक है। यूरोपियंस ने काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुली मींस वेरियस टाइप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन करवाई गई थी, ठीक है। ये कहा जाता है कि टोटली 35 लाख हेक्टर लैंड जो थी वो अंडर द कल्टीवेशन, किसके अंडर का कल्टीवेशन होती थी, इंडिगो की, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो मींस आंकड़ा जो है दैट इज द 35 लाख हेक्टर लैंड, ये जो था आंकड़ा रिलेटेड था 1825 तक का, 1825 में, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 1915 तक आते आते ये जो था एरिया जो था वो कम हो गया था। 3 to 4 लाख हेक्टर लैंड जो थी अब इसकी कल्टीवेशन में यूज़ होती थी। वो क्यों हुई थी, क्योंकि उस समय जो था एक नई जो थी सिंथेटिक इंडिगो जो था उसका इंट्रोडक्शन हो चुका था 1879 में। सिंथेटिक इंडिगो जो था वो बेसिकली केमिकल बेस्ड लाइक इंडिगो था, ठीक है, नेचुरल इंडिगो की तरह की जो नेचुरल प्रोडक्शन की सॉरी जैसे जो पहले नॉर्मल जो इंडिगो जैसे उसकी प्लांटेशन करते थे वो नेचुरल इंडिगो होता था, ठीक है। बट जब सिंथेटिक इंडिगो आ गए अब इसकी डिमांड जो थी वो ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई थी। तो चलिए अब हम करते हैं कि जो प्रोडक्शन जो थी इंडिगो की बंगाल एंड बिहार में वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी इन दी 18th सेंचुरी में, ठीक है। एंड द इंडियन पीपल वर पुट टू वर्क इन द बिग इंडिगो प्लांटेशन सेटअप बाय द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपियन जो थे वो फोर्सफुली काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती से इनसे मीन्स काम करवाते थे। 35 लाख हेक्टर लैंड जो थी इसकी कल्टीवेशन में यूज़ होती थी इंडिगो की इन 1825 में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम 1915 तक इसका जो मीन्स इसकी रिडक्शन हो गई थी, 3 to 4 लाख हो गई। पहले 35 लाख थी, 35 लाख हेक्टर लैंड जो थी इसकी कल्टीवेशन में थी। बट 1915 तक आते आते इसकी जो रिडक्शन जो मीन्स स्टार्ट हो गई थी, 3 to 4 लाख जस्ट इसकी मीन्स इसकी कल्टीवेशन रह गई थी। वो क्यों हो गई थी, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिंथेटिक इंडिगो। सिंथेटिक इंडिगो जो था उसकी इंट्रोडक्शन हो गई थी। सिंथेटिक इंडिगो जो था मीन्स वो अब उन्होंने मीन्स बनाना जो था वो स्टार्ट कर दिया था इन 1879 में, जिसके कारण इसकी जो पहले की जो कल्टीवेशन जो थी वो एज कम्पेयर टू विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कम होती गई थी। तो नेक्स्ट अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज दी राइट डाउन अ नोट अबाउट कोल माइंस। अब कोल माइंस के बारे में अब बात करनी है कि ये कहा जाता है कि जो सारी की जो फैक्ट्रीज जो थी वो मोस्टली ब्रिटिशर्स के टाइम जो मोस्टली जो फैक्ट्रीज जो थी वो किससे चलती थी, कोयले से चलती थी, ठीक है। एंड मोर ओवर कोल जो था दैट वाज आल्सो नीडेड फॉर रेलवेज आल्सो। उस समय जो ट्रेन्स वगैरह जो थी उसमें भी जो था वो कोयला ही यूज़ होता था, इसलिए स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। सबसे पहले 2 कोल माइन जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी इन रानीगंज इन 1854। रिमेंबर दैट कहाँ पर कोल माइनिंग स्टार्ट की गई थी, रानीगंज में की गई थी इन 1854 में, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्रीज में जो काम होता था वो विद द हेल्प ऑफ कोयले की मदद से होता था, ठीक है। जो ट्रेन वगैरह चलती थी वो विद द हेल्प ऑफ कोयले की मदद से चलती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इसका नंबर जो था वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था।
माइंस वगैरह जो कोल माइंस थी उसका नंबर इंक्रीज कर दिया था। 1854 में 2 कोल माइंस थी रानीगंज में, ठीक है। अब 1880 तक इसका नंबर उन्होंने इंक्रीज कर दिया, 56 कोल माइनिंग जो थी वो एस्टेब्लिश कर दी गई थी, ठीक है। और 1885 तक इसका नंबर जो था वो इंक्रीज हो गया था अप टू 123। मींस 1854 में जस्ट 2 कोल माइंस थी, ठीक है। देन इसका नंबर उन्होंने इंक्रीज किया अप टू 56 तक 1880 में, ठीक है। 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ 1885 में इसका नंबर कितना इंक्रीज हो गया, दैट वाज अबाउट 123 कोल माइनिंग जो थी इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी थी, क्योंकि ज़्यादातर इनका जो काम जो चलता था ब्रिटिशर्स का वो विद द हेल्प ऑफ कोल ही चलता था। इसीलिए उन्होंने कोल माइंस की तरफ जो इंडस्ट्री जो है इसकी तरफ ज़्यादा इन्होंने अपना ध्यान दिया था। तो चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, क्योंकि अब हमने लास्ट अभी किया है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और इसके कुछ जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गए, टोटल 10 क्वेश्चन थे। अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो सबसे फर्स्ट जो आता है दैट इज द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स यूज्ड टू यूज द थिंग्स मेड बाय डैश इंडस्ट्रीज। ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि प्रिंसली स्टेट्स की क्या कंडीशन थी, वो कौन सी चीज़ें वो कहाँ पर बनवाते थे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या है, दैट इज़ मेड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सारी की सारी जो प्रिंसली स्टेट की जो चीज़ें होती थी वो कहाँ पर बनाई जाती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बनाई जाती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। तो इसका आंसर क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट जो है that is the new generation didn't dash the goods prepared by small scale industries, क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मैंने डिक्लाइन में आपको 3 मेन कॉजेज बताए थे। फोर्थ जो था मैंने आपको बताया था कि जो न्यू जनरेशन जो थी didn't dash the goods prepared by small scale industry। अगर आपको रिमेंबर हो कि मैंने अभी आपसे बात की थी इसके बारे में, तो इसका आंसर क्या आएगा, didn't like the goods, क्योंकि जो न्यू जनरेशन थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो जितने भी आर्टिकल्स बनने होते थे, जितने भी प्रोडक्ट बने होते थे, उन्हें वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड बिकॉज ऑफ द रेट। सो न्यू जनरेशन डिडंट लाइक द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर क्या है, डिडंट लाइक द गुड्स। तो लास्ट जो है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, दैट इज द ऑल न्यू फैक्ट्रीज वर रन बाय डैश। ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया था कि जो सारी की सारी जितनी भी जो फैक्ट्रीज जो थी, जो ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज जो थी वो किससे चलती थी। अभी मैं आपको जस्ट बता के हटी हूँ कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग रही है मेरी टॉपिक के बारे में कि नहीं लग रही है। सो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, डेट ऑल न्यू फैक्ट्रीज वर रन बाय कोल। ब्रिटिशर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज जो थी वो सारी की सारी किससे चलती थी, कोयले से चलती थी। मोरओवर इन स्पाइट ऑफ दिस, और क्या चीज़ थी, ट्रेन जो थी उस समय की वो कोयले से चलती थी। सो ये थे मेन बेसिकली फिलिंग द ब्लैंक्स। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगी हो इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इतनी ज़्यादा हुआ इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसकी, कि ऑल वर्कर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन टाउन एंड विलेजेस। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मीन्स पतन होना स्टार्ट हो गया था, मीन्स जैसे वो उसका डिक्लाइन हो चुका था, सारे के सारे जो वर्कर्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, मीन्स अब उन्हें कोई भी काम नहीं था। ये चीज़ सही है कि गलत है, ये ऑब्वियसली ये जो चीज़ है दैट इज़ ट्रू, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से क्या हुआ, जब वो बंद हो गई थी
उसमें जो काम करने वाले जो वर्कर्स जो थे, अब उनके पास कोई काम नहीं था। तो ये चीज़ जो थी दैट इज़ टोटली ट्रू, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अकर इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी, जो इंग्लैंड में आई थी, क्या वो 19th सेंचुरी में आई थी? दैट इज टोटली फॉल्स। वो 19th में नहीं बल्कि 18th सेंचुरी में आई थी, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दैट इज टोटली फॉल्स। इसमें क्या हुआ था बेसिकली को काफ़ी ज़्यादा जो इंडिया का कच्चा माल जो था, जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, जो बेसिकली कब आई थी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। सो ये स्टेटमेंट एकदम गलत है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज द रेट्स ऑफ स्मॉल स्केल कमोडिटीज वर हाई। जो स्मॉल स्केल कमोडिटीज मीन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते थे उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज टोटली ट्रू। उनके रेट्स जो थे वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा हाई थे एज़ कंपेयर टू जो मशीन बेस्ड प्रोडक्ट होते थे। मशीन बेस्ड प्रोडक्ट जो थे उनके रेट कम थे, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में चीज़ें बनाई जाती थी उनकी कमोडिटीज़ की जो चीज़ें जो थी उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ टोटली ट्रू। नेक्स्ट जो है अब हम करेंगे दैट इज़ द लास्ट वन। इंडियन रॉ मटेरियल बिगेन टू एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। जैसे मैं अभी आपको बता करती हूँ सेकंड में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो 18th सेंचुरी में आई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि इंडिया का काफ़ी ज़्यादा जो कच्चा माल जो था वो इंग्लैंड में उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था 18th सेंचुरी में। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑब्वियसली अ ट्रू वन। ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ टोटली अ ट्रू है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो थी वो 18th सेंचुरी में आई थी। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा जो कच्चा जो माल जो था, जो रॉ मटेरियल जो था, उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया था। कहाँ पर? इंग्लैंड में एक्सपोर्ट किया था। सो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज़ टोटली ट्रू। तो ये थे बेसिकली मेन ट्रू और फॉल्स। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे इस हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री की एक्सरसाइज का, दैट इज़ द मैच द वर्ड्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं इन्होंने, मैच द फॉलोइंग लाइक दिस वन। जैसे असम हो गया, वो किस चीज़ मीन्स उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसने किया था, असम में क्या हुआ था। और जूट इंडस्ट्री हो गई और कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई। और दूसरी तरफ मीन्स इनके आंसर दिए हुए हैं जो हमें मैच करने हैं। जैसे असम हो गया, इसका बेसिकली मीन्स वो किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस था, इसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी असम में। तो असम में बेसिकली क्या चीज़ इम्पोर्टेंट थी? टी कंपनी। जो चाय की जो कंपनी जो थी वो पहले एस्टैब्लिश की गई थी असम में। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुकी हूँ कब एस्टैब्लिश की गई थी। जो फर्स्ट टी गार्डन जो था असम में एस्टैब्लिश किया गया था, फर्स्ट टी गार्डन जो डेवलप किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स इन 1852। 1852 में एस्टैब्लिश जो थी मीन्स इसकी डेवलप किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री जो थी वो बेसिकली कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी? ये जो थी बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी सहारनपुर, बंगाल में इस्टेब्लिश की गई थी इन 1854 में। 1854 में ये जो थी इस्टेब्लिश की गई थी। और कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो थी, क्योंकि काफ़ी सारा जो काम जो था, कोयले का जो काम था ब्रिटिशर्स का, वो मोस्टली कहाँ किससे चलता था? कोल से। इसलिए इस माइनिंग को, इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए उन्होंने इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो बेसिकली दो कोल माइंस जो थी उन्होंने कहाँ पर एस्टैब्लिश की गई थी? रानीगंज में। रानीगंज में उन्होंने दो कोल माइनिंग जो थी वो एस्टैब्लिश की गई थी इन 1854 में। सो अगर हम बात करें कि असम जो था, असम जो था वो किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी? उसमें टी कंपनी आ जाएगी।
मीन्स ये हो गया फर्स्ट वन। ठीक है, अगर हम जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, वो बेसिकली इस्टेब्लिश की गई थी सहारनपुर बंगाल में, तो ये आ जाएगा सेकेंड नंबर पर। ठीक है, अगर हम कोल माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री बेसिकली दो कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो थी वो इस्टेब्लिश की गई थी इन रानीगंज में, तो ये बेसिकली आ जाएगा थर्ड नंबर पर। तो ये हो गया आपके मैच द वर्ड्स। ठीक है, so this is the end of my video guys, thank you for watching, I hope this video will prove very beneficial for you guys। आज जो है बेसिकली हमने मेन की है एक्सरसाइज रिलेटेड विद द हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें जो है मैंने बेसिकली सारा की सारी एक्सरसाइज जो है वो कवर अप करवा दी है, जिसमें हमने क्या किया है, मेन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हमने वेरियस टाइप्स ऑफ जैसे फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी इसमें कवर अप कर लिए, ट्रू फॉल्स भी हो गए आपके, देन मैच द फॉलोइंग। सो इसमें बेसिकली मैंने आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो थी इस चैप्टर की वो सारी की सारी इस टॉपिक इस वीडियो में कवर अप करवा दी है। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रही हो, अगर आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। सो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो अलॉन्ग विद अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट सैटरडे जो है बेसिकली मैं क्लास 9th के जो हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो लेकर आऊँगी। And so till then, take care, bye bye guys।